अब बात करते हैं पार्ट थ्री की। पार्ट थ्री में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चंस की बात करेंगे। और ये 250 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस होंगे, हमको 250 वर्ड्स में आंसर देने हैं और ये 15 मार्कर्स हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, ट्रांसपेरेंसी सर्व्स एज अ वाइटल कोर स्टोन और कॉर्नर स्टोन फॉर द smooth functioning and credibility of every institution, especially for judiciary. In the light of the above statement, discuss the issues plunging judicial system and suggest measures to make the judiciary more transparent. ओके ओके, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले तो क्या किसकी बात की गई है? ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी सर्व एज अ वाइटल कॉर्नर स्टोन फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ एनी institution, especially for the judiciary. In light of the above statements, discuss the issues plunging the judicial system in India. Also suggest ways और suggest measures to make the judiciary more transparent. ओके, इश्यूज बताने हैं जुडिशियल सिस्टम में क्या क्या है और उसके मेजर्स बताने हैं। मेन चीज़ें तो ये रहेगी, उसका ट्रांसपेरेंसी के बारे में थोड़ा सा बात करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा? सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे क्वेश्चन को, आंसर को इंट्रोड्यूस करेंगे क्वेश्चन का। कैसे? बाय स्टेटिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है ना, क्योंकि हमको शुरुआत में ही बोला है कि ये कॉर्नर स्टोन है भाई, है ना। तो इसके बारे में हम बताएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। और यहाँ पे स्पेशली किसमें बात की गई है? जुडिशरी के अंदर बात की गई है ना। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी के बारे में बताएंगे स्पेशली एट जुडिशरी। उसके बाद बॉडी में हम बात करेंगे अबाउट जो ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज हैं, है ना। ट्रांसपेरेंसी के जो इश्यूज हैं किसके अंदर? जुडिशरी के अंदर। ओके, इश्यूज के बारे में बताएंगे नाउ। उसके बाद इसके मेजर्स टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी उसके बारे में बताएंगे। ओके ना, उसके कंक्लूजन में हम किसकी बात करेंगे? कंक्लूजन में हम बात करेंगे कि कैसे हम ट्रांसपेरेंसी को, है ना, क्योंकि कैसे इन्हांस ट्रांसपेरेंसी इंडिया के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को क्या करेगा? स्ट्रेंथन करेगा, उसके बारे में बताएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारे पास अप्रोच। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सो ट्रांसपेरेंसी इज द फाउंडेशन ऑफ एनी क्रेडिबल एंड इफेक्टिव जुडिशियल सिस्टम।
Okay, so it is the foundation for any credible and effective judicial system. And अगर इसको अच्छे से काम करना है जुडिशली को, ट्रांसपेरेंसी मस्ट बी इंश्योर्ड एट ऑल द लेवल्स. नाउ ये हो गया इंट्रोडक्शन में. उसके बाद बॉडी में हम बताएंगे अबाउट द इशूज़. ठीक है, क्या क्या इशूज़ हैं ट्रांसपेरेंसी के अंदर, इंडिया के अंदर जुडिशरी में. सबसे पहला इशू क्या है भाई, डिलेड जस्टिस. डिलेड जस्टिस कैसे है ना. ट्रांसपेरेंसी का इशू क्या है कि हमारे पास डिलेड जस्टिस हो रहा है ना. द स्लो पेस ऑफ जस्टिस इन इंडिया हैज रिजल्टेड इन द लैक ऑफ फेथ इन द जुडिशरी विच इज परसीव्ड टू बी ओपेक. विश्वास ही उठ गया लोगों के डिलेड जस्टिस की वजह से. ओके, उसके बाद डिलेड जस्टिस हो रहा है, इसके लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी कमी की वजह से डिलेड जस्टिस हो रहा है. और क्या हो रहा है, लैक ऑफ ओपननेस इन अपॉइंटमेंट इज ऑल्सो कारण विथ. also lack of openness in appointment. Lack of openness in appointment. और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कमी है बिकॉज ऑफ द कोलिजियम सिस्टम विच इज बीइंग क्रिटिसाइज. तीसरा है ना, ओपेसिटी इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. फर्स्ट क्या हो गया, डिलेड जस्टिस. सेकेंड क्या हो गया, opaqueness in the appointment or lack of openness in the appointment, lack of openness in the appointment. And third is opacity in judicial proceedings. है ना.
ओके, ओपेसिटी इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, द प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग कोर्ट्स प्रोसीडिंग बीइंग क्लोज डोर्स, ठीक है ना, क्लोज डोर्स में किए जाते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, क्रिएट अ परसेप्शन ऑफ सीक्रेसी इन जुडिशियल सिस्टम। तो ये भी एक तरह से लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहाँ पे क्या आते हैं भाई, बंद दरवाजे के अंदर क्या आते हैं, तो उसी से हम बोल रहे हैं एक तरह से ये भी ट्रांसपेरेंसी की कमी है यार। और ट्रांसपेरेंसी इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ एनी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और एनी इंस्टीट्यूशन, ऐसा तो क्वेश्चन ही हमसे बोल दिया गया है। देखो ना क्वेश्चन क्या बोला है हमसे, क्वेश्चन ने बोला ट्रांसपेरेंसी सर्व एज द वाइटल कॉर्नर स्टोन फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन एंड स्पेशली फॉर द जुडिशरी, तो उसके बारे में हमको यहाँ पे बताना है। ओके, फोर्थ है लिमिटेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, लिमिटेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, तो okay, the lack of a uniform system for the publication of court order limits the, है ना, यहाँ पे कमी है भाई यूनिफॉर्म सिस्टम फॉर पब्लिकेशन ऑफ कोर्ट्स ऑर्डर, है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पब्लिक का एक्सेस है इन्फॉर्मेशन के लिए वो कम हो जा रहा है। जब पब्लिक का एक्सेस कम हो जा रहा है इन्फॉर्मेशन के लिए, तो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी की कमी आ रही है भाई। सो दिस आर द इश्यूज विद ट्रांसपेरेंसी, 4 पॉइंट हमारे पास दिमाग में होने चाहिए। मैं इसको फिर से रिकॉल करता हूँ। सो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी बिकॉज ऑफ, मैं एक बता रहा हूँ कि हम लोग कैसे 4 चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता सकते हैं, प्रश्न जो मैंने लिखे हैं ऊपर इसको बता रहा हूँ। पहला तो क्या है हमारे पास, डिलेड जस्टिस, उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी में कमी आ रहा है। दूसरा दूसरा क्या है भाई हमारे पास, ओपननेस है यार, लैक ऑफ ओपननेस इन अपॉइंटमेंट। तीसरा क्या है, ओपेसिटी इन प्रोसीडिंग्स। एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लैक ऑफ एक्सेस टू, लिमिटेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन तो नहीं बोलेंगे, लिमिटेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ये 4 दिक्कतें हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास ट्रांसपेरेंसी इंश्योर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सब दिक्कतें हैं। अब दिक्कतें को दूर कैसे करेंगे, हमारे पास इसके लिए सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे। सो द मेजर्स टू इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम। ओके, अब बात करते हैं मेजर्स टू इम्प्रूव ना, शॉर्ट शॉर्ट में लिखना अच्छा नहीं रहता, मेरे को यहाँ पे लिखता हूँ इशूज ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। ओके, तो क्या क्या मेथड से, पहला तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं यार, कैसे, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, जिससे हमारे पास जो ओपेसिटी है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर वो खत्म हो पाएगा। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी में जैसे हमारे पास
हम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और ई फाइलिंग ऑफ केसेस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, इट कैन सिग्निफिकेंटली एनहांस द ट्रांसपेरेंसी इन द जुडिशियल सिस्टम। दूसरा क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म पब्लिकेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर कर सकते हैं, जिससे क्या हो, जो लिमिटेड एक्सेस था ना इन्फॉर्मेशन का, ये वाला प्रॉब्लम हमारे पास था ना, लिमिटेड एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसको दूर कर सकते हैं बाय यूनिफॉर्म पब्लिकेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर। इसको यहाँ पे काट देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इट कैन इम्प्रूव दी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट कोर्ट प्रोसीडिंग्स, इम्प्रूव एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट कोर्ट प्रोसीडिंग्स। उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अम्बड्समैन का एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। अम्बड्समैन क्या होते हैं भाई, अम्बड्समैन जो होते हैं ना, वो मिस कंडक्ट कोई किया, करप्शन जो जुडिशरी में हुआ उसको देखते हैं। जैसे अपने पास लोकपाल हो गया, लोकायुक्त हो गया, उसी प्रकार का हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं अम्बड्समैन, जो कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करेगा। है ना, कैन इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स ऑफ misconduct or corruption in the judiciary and it ensure greater transparency and accountability। तो ये कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने के लिए। और क्या कर सकते हैं, जो एक दिक्कत है अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, जो कि लैक ओपननेस था अपॉइंटमेंट में, उसको हम स्ट्रेंथ कर सकते हैं। जो ये दिक्कतें थी उसी को हम यहाँ पे ओवरकम कर रहे हैं। ओके, स्ट्रेंथनिंग द अपॉइंटमेंट प्रोसेस कैसे, कैन बी मोर, इट कैन बी मेड मोर ट्रांसपेरेंट बाय इन्वॉल्विंग अ ब्रॉडर रेंज ऑफ स्टेक होल्डर। है ना, उसके स्ट्रेंथ कर सकते हैं भाई, यहाँ पे बॉर्डर रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स होंगे तब, जैसे कि बार एंड सिविल काउंसिल और सिविल सोसाइटी के यहाँ पे मेंबर हुए तो
तो ये सब हमारे पास क्या हो गया, जुडिशरी के अंदर ट्रांसपेरेंसी का क्वेश्चन हो गया, जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी क्वेश्चन हो गया। कंक्लूड करते हैं बाय मेंशनिंग दैट द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन इंडियन जुडिशरी है ना अंडरमाइंस द पब्लिक फेथ इन द जुडिशरी। So measures such as the use of technology, uniform publication of court order and judicial ombudsman can enhance transparency and strengthen India's democratic structure. ओके जुडिशियल ombudsman का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड यस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन द कंपोजिशन एंड पावर ऑफ राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है अबाउट द डिफरेंसेस। दो चीज़ों में डिफरेंस देखना है अपने को, कंपोजिशन में और पावर में, किसके किसके बीच में, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। टू व्हाट एक्सटेंट, सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, टू व्हाट एक्सटेंट डज बाईकैमरलिज्म कंट्रीब्यूट टू द एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस एट द स्टेट लेवल। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इसको बोलता हूँ स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन है, डायनेमिक पार्ट से होते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं, पर स्टैटिक पार्ट वाले थोड़े से ईजियर रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन में, हमारे पास अप्रोच ये होगा कि सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे है ना, कि दोनों चेंबर्स जो होते हैं उनके बारे में थोड़ा बताएंगे, यार राज्यसभा क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है। इसके बाद बॉडी में हम बात करेंगे अबाउट है ना, कंपोजिशन के बारे में डिफरेंस की पूछा है ना हमको, तो कंपोजिशन, इलेक्शन, स्ट्रेंथ एंड पावर डिफरेंस दोनों में क्या क्या है, हमसे तो पूछा है कंपोजिशन और पावर के बीच में, बट हमारे पास डिफरेंसेस बताएंगे अबाउट कंपोजिशन डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन स्ट्रेंथ, कंपोजिशन एंड पावर। इसके बाद और क्या बताएंगे भाई, बॉडी के अंदर हमारे पास सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन ने पूछा है कि बाईकैमरलिज्म का इंपॉर्टेंस क्या है ना, स्टेट लेवल पे। ठीक है, मतलब जो दो बॉडी होने का स्टेट लेवल में क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली होने का
है ना, विधानसभा होने का, विधान परिषद होने का क्या फ़ायदे हैं, है ना, बाई कैमरलिज्म, 2 हाउसेस होने के क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में हमको बताना है। उसके बाद कंक्लूजन में हम किसके बारे में बात करेंगे, कंक्लूजन में हम कंक्लूड करेंगे सुटेबली, ऐसे ही लिख देते हैं, सिंपल सा कंक्लूजन होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जनरल स्टडीज़ वाला मतलब ये स्टैटिक पार्ट से है। तो इंट्रोड्यूस करते हैं भाई। राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर द अपर हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर रेस्पेक्टिवली। थोड़ा थोड़ा उसके बारे में हम बता के हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो डिफरेंसेस की बात करते हैं भाई। यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, ग्राफ बना लेते हैं हमारे पास। नेचुरल बनाते हैं यार, आर्टिफिशियल मज़ा नहीं आता, डिफरेंस वाला है ये। ठीक है, सबसे पहले इलेक्शन में क्या डिफरेंस है यार, इनडायरेक्ट होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, मतलब इनडायरेक्टली बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स होते हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं, है ना, इनडायरेक्टली चुने जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। मतलब जो राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं उसको कौन चुनता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चुनते हैं। सो इट इज इनडायरेक्टली बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स होते हैं उसका भी इलेक्शन कैसे होता है, इनडायरेक्ट होता है, उसको कौन चुनता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लोकल बॉडीज। यहाँ पे लोकल बॉडीज भी इन्वॉल्व है। उसके बाद नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 245 मेंबर्स होते हैं, है ना, राज्यसभा के अंदर, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट, डिपेंड्स ऑन द स्टेट, ये वेरीज करता है, वेरीज डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। इसके बाद पावर की बात करें, ज़्यादा पावर किसके पास है भाई, है ना, यहाँ पे अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा से स्पेशल पावर है किसमें, है ना, सच एज इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट में, है ना, रिमूवल ऑफ द जजेस एंड अप्रूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसमें स्पेशल पावर होता है। मतलब इसकी जरूरी जिस्मानी बिल में जैसे कोई ज़्यादा पावर नहीं है, बट इसमें राज्यसभा के पास ज़्यादा अच्छा पावर होता है कि इसमें स्पेशल पावर होता है, स्पेशल पावर सच एज impeachment of the president, removal of
judges and approval of the CAA. Constitutional Amendment Bill. और लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कुछ ऐसे स्पेशल पावर नहीं होता है ना, सिमिलर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली. All power are similar to the legislative assembly. ओके, तो ये पहला पार्ट हो गया जहाँ पे हमको डिफरेंसेस की बात की गई है ना. फर्स्ट पार्ट में हमको डिफरेंसेस की बात की गई है. दूसरे पार्ट में हमको पूछा है कि व्हाट एक्सटेंट है ना बाई कैमरलिज्म जो है वो एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी कैसे मेंटेन करता है, इसके बारे में हमसे पूछा गया है. सो एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ दिस लेजिस्लेटिव प्रोसेस. ओके, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस एट द स्टेट लेवल कैसे मेंटेन कर रहा है बाई कैमरलिज्म. बाई फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन एंड डिलिब्रेशन. किस एक्सटेंट तक ही कंट्रीब्यूट कर रहा है. ओके, कैसे मेंटेन कर रहा है. पहला बाय रिप्रेजेंटेशन एंड डिलिब्रेशन. रिप्रेजेंटेशन एंड डिलिब्रेशन. कैसे, जो बाई कैमरलिज्म होता है, बाई कैमरलिज्म ऑलोज फॉर अ डाइवर्स रेंज ऑफ डाइवर्स रेंज ऑफ व्हाट, इट ऑलोज अ डाइवर्स रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव. ठीक है, एंड इंटरेस्ट टू बी रिप्रेजेंटेड एंड डिलिब्रेटेड अपॉन लीडिंग टू मोर कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन मेकिंग. एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें है ना, पर्सपेक्टिव एंड इंटरेस्ट देते हैं जिससे मोर कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन मेकिंग होता है. एग्जाम्पल पे तौर पे हम बात करें तो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, इट प्रोवाइड्स एन एवेन्यू फॉर रिप्रेजेंटिंग वेरियस सेक्टर्स सच एज एजुकेशन, कोऑपरेटिव सेक्टर्स है ना, कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड लोकल अथॉरिटीज़.
में बहुत सारे सेक्टर्स के यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। तो ये क्या करता है भाई, बाइकैमरलिज्म रिप्रेजेंटेशन एंड डिलिब्रेशन प्रोवाइड करता है, ये तो हो गया यहाँ पे, ठीक है। और क्या करता है, ये चेक्स एंड बैलेंसेस भी प्रोवाइड करता है। चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे, है ना, बाइकैमरलिज्म प्रोवाइड्स सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, कैसे प्रोवाइड करता है, बाई सब्जेक्टिंग लेजिस्लेशन टू द स्क्रूटनी ऑफ टू सेपरेट चेम्बर्स। स्क्रूटनी ऑफ टू सेपरेट चेम्बर्स, है ना, जिससे क्या होता है भाई, दिस इंश्योर्स दैट प्रपोज्ड लॉ अंडरगो थ्रू एग्जामिनेशन, रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ हास्टी एंड बायस डिसीजन मेकिंग, एक तरफा डिसीजन मेकिंग को ये बचाता है। ओके, चेक्स एंड बैलेंसेस हो गया। बाइकैमरलिज्म प्रोवाइड करता है रिप्रेजेंटेशन एंड डिलिब्रेशन प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स चेक्स एंड बैलेंसेस। एंड ये क्या प्रोवाइड करता है, रिव्यू एंड रिवीजन प्रोवाइड करता है, कैसे, the presence of an upper house serve as a revising chamber, critically examine bills passed by the lower house. और इससे क्या होगा भाई, है ना, रिवाइजिंग चेम्बर का तो काम करता ही करता है ना, इससे क्या होगा, है ना, इससे क्या होगा, इट हेल्प आइडेंटिफाई एरर और शॉर्ट कमिंग, है ना, आइडेंटिफाई करेगा एरर और शॉर्ट कमिंग को और सजेस्ट करेगा अमेंडमेंट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन। दो चैम्बर होने से क्या होता है, रिवीजन होता है एंड रिव्यू होता है।
ओके। और इससे क्या होता है भाई, जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो एनहांस होता है। रिवीजन और रिव्यू से क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी जो जवाबदेही होता है ना, वो क्या होता है, एनहांस होता है। द प्रोसेस व्हाट, द प्रोसेस मतलब जो रिवीजन और रिव्यू वाला प्रोसेस है, इट एनहांस द अकाउंटेबिलिटी। लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट बाइकैमरलिज्म, है ना। बाइकैमरलिज्म एज रिप्रेजेंटेड बाय द लोकसभा एंड द sorry bicameralism as represented by the Rajya Sabha and the state legislative council contributes significantly to the efficiency and accountability of the legislative process at the state level. ओके, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड सोशल मूवमेंट हैव देयर commonality in being the providers of checks and balances in a democracy. In the light of this statement, compare and contrast their role and the instruments they use. उनके रोल की बात करनी है, and instrument they use in Indian context. ओके, तो सबसे पहले तो एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है हमको। पहली बात तो मेरा मानना है यार, मेंस में क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने की ज़रूरत होती है, बिकॉज इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से उटपटांग टाइप के होते हैं, खासकर तो जीएस पेपर 2 में। ठीक है, तो पूछा क्या गया है हमसे, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड सोशल मूवमेंट हैव देयर कॉमनैलिटी इन बीइंग द प्रोवाइडर्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इन अ डेमोक्रेसी. In the light of this statement, compare and contrast their role and the instrument they use in Indian context. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास अप्रोच क्या होगा, है ना, इंट्रोड्यूस करेंगे भाई सबसे पहले इसको, है ना। एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज एंड सोशल मूवमेंट इन अ डेमोक्रेसी। पहले तो रोल की बात करेंगे, रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज एंड सोशल मूवमेंट इन अ डेमोक्रेसी। उसके बाद बॉडी के अंदर हम क्या क्या बताएंगे भाई, कॉमन रोल played by political parties, pressure group and social movement as the providers of checks and balances in a democracy. छोटा सा लिखता हूं मैं, कॉमन रोल किसके बीच में, प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज एंड सोशल मूवमेंट, है ना, एज अ प्रोवाइडर ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इसके बारे में हमको बात करना है। उसके बाद दूसरा हमसे पूछा गया है
डिफरेंस है ना, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, मतलब डिफरेंस बताना है। द रोल प्लेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड सोशल मूवमेंट। कॉमन रोल, पहला हो गया कॉमन रोल, उसके बाद डिफरेंस पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड सोशल मूवमेंट के बीच में, है ना। और लास्ट में हमको बात करनी है अबाउट द डिफरेंस इन द इंस्ट्रूमेंट यूज बाय पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड सोशल मूवमेंट। ये जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उनमें डिफरेंस इन द इंस्ट्रूमेंट यूज बाय पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड सोशल मूवमेंट। ये हो गया। कंक्लूड कैसे करेंगे भाई? कंक्लूजन में किसकी बात करेंगे, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन सस्टेनिंग डेमोक्रेसीज, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस इन सस्टेनिंग डेमोक्रेसीज। चलो इंट्रोड्यूस करते हैं भाई। सबसे पहले तो हमारे पास इंट्रोडक्शन में बात किसकी करनी है, अपने को इंट्रोडक्शन में बात करनी है अबाउट प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज एंड सोशल मूवमेंट क्या होते हैं, इनका रोल क्या है भाई। सो दी प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज एंड सोशल मूवमेंट exerts okay. So the pressure group, political parties and social movement exerts influence within democracies to ensure what? To ensure representation of diverse interest and government accountability. Government accountability and enhance the functioning and responsiveness, enhance the functioning and responsiveness of democratic systems. Okay, it will ensure what? Accountability and enhance the functioning and रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। बात कर रहे हैं प्रेशर ग्रुप की, पॉलिटिकल पार्टीज के, सोशल मूवमेंट की। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हमारे पास बॉडी से पहले तो बात करनी है कॉमन रूल, है ना। कॉमन रूल प्लेड बाय दी, और कॉमन रूल प्लेड बाय देन, देखो 15 मार्क में कम से कम एक तो फ्लो चार्ट या फिर ग्राफ बनाना ही अपने को, तब तो रिप्रेजेंटेबल होगा, है ना। तो कॉमन रूल में हमारे पास बात कर सकते हैं, तीनों में कॉमन रूल क्या क्या है यार, उसको चार्ट की फॉर्म बता सकते हैं। चार कॉमन रूल है मेनली। एक पहला है पीपल्स पार्टिसिपेशन, चारों में देखने को मिलता है। और क्या भाई? एडवोकेटिंग फॉर डाइवर्स इंटरेस्ट, उसके बाद इन्फ्लुएंस हुम, ये इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, ऑल द थ्री, दैट इज प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज एंड सोशल मूवमेंट का एम क्या रहता है भाई? ये इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को, सो दे ऑल हेल्प इन इन्फ्लुएंसिंग okay, influencing the policy making process, इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। और तीनों का काम क्या है भाई? चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन रखना,
चेक्स एंड बैलेंसेस। तो अब बात करते हैं अबाउट द डिफरेंसेस इन द रोल प्लेड बाय देम। हमने बात कर ली कि तीनों में कॉमन रोल ये है कि दे ऑल हेल्प इन पीपल्स पार्टिसिपेशन, एडवोकेटिंग फॉर द डाइवर्स इंटरेस्ट, है ना। तीसरा इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, एंड चौथा इज चेक्स एंड बैलेंसेस। ये सब तीनों में कॉमन है, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट, तीनों में ये कॉमन है, ठीक है। अब हमको बात करनी है अबाउट द डिफरेंसेस इन द रोल प्लेड बाय देम। तीनों में अब डिफरेंस क्या है, ये तीनों में कॉमन हो गया। अब हम बात करते हैं अबाउट द डिफरेंसेस इन रोल प्लेड बाय देम। ठीक है, तो पहला है पॉलिटिकल पार्टी। जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, है ना, वो व्हाट आर दे आर ओके, दे हैव फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड एम टू इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसी एजेंडा थ्रू इलेक्शंस। क्या होता है, इनके पास एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है और वो उनका एम क्या होता है, इनका एम ये होता है कि दे वांट टू इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट व्हाट, दे वांट टू इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी, है ना, कैसे, इलेक्शन से। ओके, सो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, दे हैव अ फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड दे वांट टू इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसी एजेंडा थ्रू इलेक्शंस, एंड दे हैव एंड दे कैन मेड दी, है ना, दे कैन बी मेड अकाउंटेबल बाय द पीपल थ्रू सब्सिक्वेंट इलेक्शन एंड इनैक्ट चेंज डायरेक्टली थ्रू लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस। चेंजेस को ला सकते हैं बाय लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो ये हो गया पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। दूसरा हो गया दूसरा बात हमको जो इसकी करनी है वो है प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं भाई, इनमें डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं हम। सो व्हाट आर प्रेशर ग्रुप्स, है ना। प्रेशर ग्रुप आउटसाइड, दे ऑपरेट आउटसाइड द फॉर्मल पॉलिटिकल सिस्टम। जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो फॉर्मल पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट हैं, बट जो प्रेशर ग्रुप होते हैं दे वर्क और दे ऑपरेट आउटसाइड द फॉर्मल पॉलिटिकल सिस्टम। एंड इनका फोकस क्या होता है भाई, इनका फोकस होता है नैरो पॉलिसी कंसर्न, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसर्न होता है। बट जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो ब्रॉडर होते हैं, प्रेशर ग्रुप होता है पर्टिकुलर किसी पॉलिसी, भाई मेरे यहाँ पे नल नहीं बन रहा है, मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, बस एक पर्टिकुलर कंसर्न पे ये फोकस होते हैं। बट पॉलिटिकल पार्टीज का एक लंबा एजेंडा रहता है, बट प्रेशर ग्रुप का एक पॉलिटिकल नैरो पॉलिसी कंसर्न होता है। सो व्हाट आर प्रेशर ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स आर और दे ऑपरेट आउटसाइड
और इनमें क्या है, एक और चीज़ है ना, दे वर्क विद इन द एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर। है ना। और ये जो होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं डाइवर्स पॉलिसी, डाइवर्स इंटरेस्ट। सच एज बिजनेस, लेबर, environment, human right, business, labor, environment, human rights, social issues, जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गया, तो वो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। प्रेशर ग्रुप से बाद में पॉलिटिकल पार्टीज बन जाते हैं, वो भी एक पॉइंट है। तीसरा है सोशल मूवमेंट की बात करनी है। सोशल मूवमेंट क्या होता है यार? Social movement aim to bring about social, political and cultural change by mobilizing whom, by mobilizing public support, है ना, रेजिंग अवेयरनेस, और क्या करते हैं, ये चैलेंज करते हैं एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर को। ठीक है। और भाई ये क्या करते हैं, ये भी वही जो पहले वाला जो करता था, है ना, ये जो एड्रेस करते हैं इशू से, सोशल इनजस्टिस, है ना, इनइक्वालिटी, सिविल राइट्स, जेंडर, एनवायरनमेंट एंड अदर मार्जिनलाइज कंसर्न। तो ये हो गया सोशल मूवमेंट। ओके, उसके बाद हमको बात करनी है अबाउट द डिफरेंस इन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय देम। मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, है ना, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, है ना, जो सोशल मूवमेंट्स हो गए, वो डिफरेंट डिफरेंट जो यूज करते हैं मेथड्स, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है। हमने बात कर ली इन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, सोशल मूवमेंट में ये क्या डिफरेंस है, लेकिन अब हमको बात करनी है अबाउट द इंस्ट्रूमेंट जो ये इस्तेमाल करते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। तो पहला पॉलिटिकल पार्टीज, major instrument used by this are them are electoral campaign, public speeches, manifestos and party structure to mobilize support, gain power and influence policy making. ऐसे करते हैं, इसको भी हम ग्राफ वाइज मान लेते हैं।
ठीक है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रोल कैंपेन, ऐसे नहीं लिखता हूँ भाई, यहाँ पे लिखता हूँ INSTRUMENT, इंस्ट्रूमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं भाई? इलेक्ट्रोल कैंपेन्स और पब्लिक स्पीचेस और मैनिफेस्टोस तैयार करते हैं कि हम आने के बाद ये कर देंगे, वो कर देंगे। और क्या करते हैं भाई? पार्टी स्ट्रक्चर, आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं, है ना, जिससे क्या करते हैं, इन सब चीज़ों से क्या करते हैं, मोबिलाइज सपोर्ट, गेन पावर एंड इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग। सपोर्ट इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग। इसके बाद हमारे पास जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? ये इस्तेमाल करते हैं लॉबिंग का, इनका इलेक्ट्रोल का यानी इंस्ट्रूमेंट ये है, इनका इंस्ट्रूमेंट ये है, लॉबिंग का इस्तेमाल करते हैं ये, लिटिगेशन फाइल करते हैं ये, है ना, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, और क्या करते हैं, मीडिया कैंपेन करते हैं ये। ठीक है, मीडिया कैंपेन करते हैं, पॉलिसी रिसर्च करते हैं, जिससे क्या करते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक ओपिनियन एंड पॉलिसी मेकिंग को। ओके, इसके बाद सोशल मूवमेंट जो है, यहाँ पे जो जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे? प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स, सिविल डिसोबीडियंस और एडवोकेसी। ओके, जिससे क्या करते हैं, ये सोशल एंड पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास डिफरेंस इन इंस्ट्रूमेंट। जब कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट दैट इवन दो दिस ग्रुप रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, मेथड एंड लेवल ऑफ फॉर्मलाइजेशन, है ना, टुगेदर दे फॉस्टर अ वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम। आपस में मिलकर क्या करते हैं, कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम उसको मेंटेन रखते हैं एंड रिप्रेजेंट करते हैं डाइवर्स इंटरेस्ट को, और जिससे क्या होता है भाई, इंश्योर होता है अकाउंटेबिलिटी। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, पर एक साथ बहुत अच्छा काम करते हैं, डेमोक्रेसी को मेंटेन करते हैं। इनका डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स है, मेथड्स है एंड लेवल ऑफ फॉर्मलाइजेशन है। बट टुगेदर साथ में ये क्या करते हैं, ये फोस्टर अ वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम, है ना, बाय रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स इंटरेस्ट एंड ensuring accountability।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द डिस्क्रिशनरी पावर अवेलेबल टू द गवर्नर? डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर की बात करनी है। डू यू थिंक दैट अ ड्यूटी बाउंड गवर्नर रादर देन अ पावरफुल गवर्नर इज इन कॉन्सोनेंस विद द ओरिजिनल स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? जस्टिफाई। मतलब ये कि गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नर जो है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता था कि गवर्नर कैसा हो, एक पावरफुल आदमी हो कि एक ड्यूटी बाउंड गवर्नर हो। गवर्नमेंट क्या चाहता था इसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता था इसके बारे में हमको बताना है। तो सबसे पहले तो इसमें अप्रोच क्या होगा हमारा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे अबाउट दी गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी पावर। मतलब गवर्नर इंडिया के अंदर क्या है, गवर्नर that governor in India have discretionary power। उसके बाद बॉडी में हम क्या बताएंगे यार, बॉडी में हम बताएंगे कैटेगरीज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर द गवर्नर। दूसरा है ना, हम आर्ग्यू ये करेंगे कि वाई पावरफुल गवर्नर इज नीडेड। और हम ये आर्ग्यू करेंगे कि वाई ड्यूटी बाउंड गवर्नर इज नीडेड। दोनों पहलू की बात करेंगे। इसकी पावरफुल गवर्नर की जरूरत, क्योंकि क्वेश्चन ने हमको दोनों बारे में बताया, ड्यूटी बाउंड गवर्नर के बारे में बोला है एंड पावरफुल गवर्नर के बारे में बोला है। तो हम बोलेंगे हाँ, पावरफुल गवर्नर क्यों जरूरी है और ड्यूटी बाउंड गवर्नर क्यों जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में क्या मेंशन है, कि ड्यूटी बाउंड होना चाहिए कि पावरफुल होना चाहिए। ओके, उसके बाद कंक्लूजन में हम कंक्लूड करेंगे बाय स्टेटिंग, मेरा मानना क्या है कि हाँ यार, पावरफुल होना चाहिए कि ड्यूटी बाउंड होना चाहिए। सबसे पहले तो हम बताते हैं कि हाँ, इंडिया के गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। हाँ, द गवर्नर ऑफ इंडिया हैज डिस्क्रिशनरी पावर, और इससे ये क्या कर सकता है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कर सकता है कुछ सिचुएशंस में, ठीक है। तो अब बात करते हैं बॉडी में। हम बात करेंगे अबाउट डिस्क्रिशनरी पावर। दो तरह के होते हैं भाई, दो कैटेगरीज के डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं, एक तो होता है सिचुएशनल।
पहले बात करते हैं हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन क्या क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन पहला है रिजर्विंग बिल्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। दूसरा डिस्क्रिशनरी पावर क्या है, रिकमेंडिंग द प्रेसिडेंट्स रूल। दैट इज आर्टिकल 356। उसके बाद acting as an administrator of a union territory is the discretionary, it is the constitutional discretioner, it is the constitutional, constitution ही discretionary power देता है। acting as an administrator of union territory is the constitutional discretion, जो कि गवर्नर को मिला हुआ है। और क्या है भाई, डिटरमाइनिंग दी रॉयल्टी पेमेंट टू द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये हो गया। या फिर सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। उसके बाद ये तो हो गया हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनर। उसके बाद है कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशन भी होते हैं हमारे पास नहीं भाई, गवर्नर के पास। सिचुएशनल डिस्क्रिशन में जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर व्हेन नो क्लियर मेजोरिटी एग्जिस्ट। है ना, कोई चीफ मिनिस्टर नो क्लियर मेजोरिटी है तब, या फिर जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर अगर मर गया है ना, जो अभी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है वो डाई हो गया, तो किसके पास डिस्क्रिशन है भाई, सिचुएशनल डिस्क्रिशन गवर्नर के पास। दूसरा है डिसॉल्विंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर फेलिंग टू प्रूव मेजोरिटी, और डिसमिसिंग के बाद तीसरा है डिसॉल्विंग द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली व्हेन इट लूजेस इट्स मेजोरिटी। डिसमिस करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, बट डिसॉल्व किया जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, याद रखना।
तो ये हो गया हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल और सिचुएशनल डिस्कशन। फर्स्ट पार्ट तो हो गया क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट जो था हमसे बोला है कि हाँ सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर के पास होता है ना। हमको ये बात करना है कि ड्यूटी बाउंड गवर्नर अच्छा है कि पावरफुल गवर्नर अच्छा है। नाउ बात करते हैं आर्ग्यूमेंट फॉर पावरफुल गवर्नर। है ना, एक पावरफुल गवर्नर जो होता है वो क्या करता है, इट एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ओवर स्टेट गवर्नेंस पर्टिकुलरली इन द गवर्नमेंट फॉर्मेशन एंड लेजिस्लेशन। और क्या करता है भाई, he or she can be a check on the misuse of power by the ruling government। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट केस लाइक दी रामेश्वर प्रसाद वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006 में जो हुआ था, है ना, या फिर दी एस आर बोम्मई केस जिसने अपील किया गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी पावर। के बाद अब बात करते हैं अबाउट दी आर्गूमेंट फॉर ड्यूटी बाउंड गवर्नर की ड्यूटी बाउंड क्यों होना चाहिए। हमने देखा पावरफुल क्यों होना चाहिए भाई, है ना, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करेगा गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, है ना, फॉर्मेशन और लेजिस्लेशन में। उसके बाद हमारे पास आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं जो कि बोलेगा ड्यूटी बाउंड होना चाहिए गवर्नर। पहला आर्गूमेंट ये है कि मेंटेन, अगर ड्यूटी बाउंड हुआ तो क्या करेगा, ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को मेंटेन करेगा और इंश्योर करेगा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे ना वो ज़्यादा पावर करेंगे। समझ रहे हो, धीरे धीरे बोल रहा हूँ यार। सो मेंटेन डेमोक्रेटिक principles by ensuring elected okay, and it also minimize conflict with the council of ministers। मिनिमाइज करेगा, अगर ड्यूटी बाउंड रहेगा तो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एस आर बोम्मई केस में, है ना, गवर्नर ड्यूटी टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अनलेस देयर इज अ क्लियर केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन।
तो ये ऊपर वाला जो हमने यहाँ पे एस आर बोमे का केस लिखा था, तो यहाँ पे हम रामेश प्रसाद का केस लिख लेते हैं यार, ये दोनों सेम रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। रामेश्वर प्रसाद, जो कि 2006 का केस है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने था, सुप्रीम कोर्ट ने इन एस आर बम्बई, जिसने मिसयूज़ को बचाया, जो प्रेसिडेंट्स रूल था उसके मिसयूज़ को, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किस चीज़ों पे स्ट्रेस किया? मतलब जब तक क्लियर केस ना हो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का, तो गवर्नर का ये ड्यूटी बनता है कि क्या करे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करे, है ना, जब तक क्लियर केस ना हो। मतलब एक तरह से वो बोलना चाह रहा है कि भाई कभी भी तुम जाके नहीं बोल सकते यार कि ये गलत है, प्रेसिडेंट रूल मत लगाओ मत लगाओ, जब क्लियर केस होगा तभी आप बोलना। ये मतलब ड्यूटी बाउंड एक तरह से बोलना चाह रहा था। उसके बाद अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों मेंशन है, बिकॉज जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है ना, क्वेश्चन हमसे पूछा है लास्ट में, क्या ये कॉन्सोनेंस में है ओरिजिनल स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमको ये बात करनी पड़ेगी कि हाँ ओरिजिनल स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, क्या वो ड्यूटी बाउंड गवर्नर की बात करता है कि पावरफुल गवर्नर की बात करता है। सो द ओरिजिनल स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द ओरिजिनल स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन it aimed to establish what? A system of parliamentary democracy. मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट किसकी बात कर रहा था, जो ओरिजिनल स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है अबाउट द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, है ना, जिसमें हमारे पास जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास पावर हो, और गवर्नर जो होगा सेरेमोनियल पावर होंगे या फिर सेरेमोनियल हेड होगा, इट विल बी अ सेरेमोनियल हेड, ठीक है ना, उसके पास ज़्यादा पावर नहीं होंगे। मतलब एक तरह से किसके बारे में बात कर रहा है, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू हैव अ ड्यूटी बाउंड गवर्नमेंट, ड्यूटी बाउंड गवर्नर, ओके, बिकॉज यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हम फॉलो कर रहे हैं, तो ज़्यादा पावर किसको मिलेगा, यहाँ पे ज़्यादा पावर किसको मिलेगा, ज़्यादा पावर मिलेगा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। तो कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट व्हाइल गवर्नर पोसेस डिस्क्रिशनरी पावर, अ ड्यूटी बाउंड गवर्नर बेटर रिफ्लेक्ट्स द ओरिजिनल स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस से बात करना है। Okay, a duty bound governor better reflects the spirit of the constitution। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। Although the principle outlined in the part 4 of the constitution, part 4 deals with what? It deals with DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ ये डील करता है।
Although the principles outlined in Part 4 of the Constitution cannot be legally enforced, ठीक है, the state has given due respect to this part while making policies and laws critically analyze citing examples. ठीक है, तो ये स्टैटिक पार्ट से हमारे पास क्वेश्चन है, हमको बात करनी है अबाउट डीपीएसपी की। हाँ माना, देखो यही डिफरेंस है किताबों पढ़ने में और क्वेश्चन लिखने में, बिकॉज आप किताब में डीपीएसपी के बारे में पढ़ लोगे, बट जो क्रिटिकल थिंकिंग है यहाँ पे कि डीपीएसपी आर एनफोर्सेबल एंड दिस आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये साफ साफ लिखा हुआ है डीपीएसपी में, बट इसका मतलब क्या है ना, ये इस है ना, यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज मैक्सिमम चीज तो यह क्वेश्चन जब तक पूछा क्या है ये नहीं समझ पाएंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक है। ऑल्दो द प्रिंसिपल आउटलाइन, फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, ऑल्दो द प्रिंसिपल आउटलाइन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी लीगली एनफोर्स, माना कि जो पार्ट 4 में जो प्रिंसिपल्स हैं उनको लीगली एनफोर्स नहीं कर सकते, लेकिन द स्टेट हैज गिवन ड्यू रिस्पेक्ट, है ना, स्टेट को ये पावर दी गई है ना, टू दिस पार्ट वाइल मेकिंग पॉलिसीज एंड लॉस, कि वो नियम बना सकता है। क्रिटिकली एनालाइज करना है स्टेटमेंट को, हमको तोड़ फोड़ के दोनों पार्ट्स बताने हैं। क्रिटिकली मतलब समझना दोनों पक्ष विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे आंसर को बाई ना, पार्ट 4 है क्या, के बाद बॉडी में हम किसकी बात करेंगे, बॉडी में बात करेंगे अबाउट फर्स्ट मेंशन हाउ इट इन्फ्लुएंस पॉलिसी फॉर्मेशन। पहली बात तो हम ये मेंशन करेंगे कि हाउ इट इन्फ्लुएंस पॉलिसी फॉर्मेशन, ओके। दूसरी बात हम बताएंगे कैसे हाउ इट प्रोवाइड पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव अलाइनमेंट, कि कैसे क्या नियम आपको बनाने हैं, वो कैसे, भाई स्टेट सपोज हेल्थ पे नियम बना रहे हैं, ठीक है, तो हेल्थ पे नियम बनाना है स्टेट को, ये कहाँ पे लिखा है यार, है ना, ये लिखा है डीपीएसपी के अंदर कैसे नियम बनाना है। सो इट प्रोवाइड्स पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव अलाइनमेंट, हाउ डीपीएसपी प्रोवाइड्स policy and alignment। उसके बाद हमको ये मेंशन करना है अबाउट जुडिशियल रिकॉग्नाइजेशन, कि ये माना कि ये नॉन एनफोर्सेबल है, कि आप नहीं बोल सकते सपोज कि यूसीसी अभी हमारे पास नहीं है, बहुत ज़्यादा चर्चा है, अब यूसीसी नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते केस के ऊपर केस कर दो स्टेट के ऊपर, क्या ये यूसीसी नहीं है एनफोर्स कर रहा है, इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ओके। ओके, मेंशन अबाउट इट्स जुडिशियल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द डीपीएसपी। उसके बाद मेंशन करना है क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या लिमिटेशंस हैं डीपीएसपी के। कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे बाय एक्नॉलेजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इंट्रोड्यूस करते हैं भाई पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द डायरेक्टिव
principles of state policy which lay down the socio-economic goals for the state. है ना, and also it is important to understand the state respects, है ना, जब नियम बनाए स्टेट तो इस चीज़ों का ध्यान रखे, ये जरूरी है. रेस्पेक्ट फॉर दिस प्रिंसिपल्स while formulating policies and laws. And despite their non-enforceability. Okay. now हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्या है, पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव अलाइनमेंट की बात करेंगे. हमने देखा है ना बॉडी में हम किसकी बात करेंगे, पहले तो कैसे ये इन्फ्लुएंस करता है पॉलिसी फॉर्मेशन को, उसकी बात करेंगे. है ना, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे काम करते हैं. कंपास जैसे हमारे पास रास्ता दिखाता है ना किस दिशा में चलना चाहिए, बस उसी प्रकार जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं दे सर्व एज अ मॉरल एंड पॉलिटिकल कंपास, कि क्या नियम बनाने हैं, कैसे नियम बनाने हैं, वो कौन दिखाते हैं भाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. एग्जाम्पल के तौर पे and the principle for securing equal opportunities for all has led to policies promoting reservation ओके मार्जिनाइज कम्युनिटीज इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. तो जब तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल में मेंशन है कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने हैं हर आदमी को, तो उसको देखते हुए उसने क्या किया, पॉलिसी फॉर्मुलेशन को इफेक्ट किया. और हमने कौन सा पॉलिसी बनाया भाई, रिजर्वेशन का पॉलिसी बनाया. फॉर हुम, फॉर मार्जिनलाइज कम्युनिटी. कहाँ पे, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पे. तो ये हो गया किस प्रकार से हमारे पास डीपीएसपी इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशंस को, और कैसे पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव अलाइनमेंट को कैसे डिसाइड करते हैं डीपीएसपी, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं.
and the state has demonstrated respect for directive principles by aligning policies and laws with their objectives. For instance, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं ठीक है. The state has demonstrated respect for the directive principles by aligning policies and law with the objective. जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात कर सकते हैं फॉर, आज तक हमें फॉर इंस्टेंस नहीं लिखा है, यहाँ पे बात कर सकते हैं अबाउट दी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. जो 2005 में बना था, है ना. इट एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन लाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस. जो गुड गवर्नेंस का जो प्रिंसिपल है, जो कि कहाँ पे डीपीएसपी के अंदर मेंशन्ड है, उसको देखते हुए स्टेट ने अपने पॉलिसीज बनाए, अलाइन किए. ओके, सो द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड श्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड accountability in line with the principles of गुड गवर्नेंस. उसके बाद जुडिशियल रिकॉग्नाइजेशन की बात करें, जुडिशियल रिकॉग्नाइजेशन में द सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन जजमेंट. ठीक है ना, ऐसा नहीं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐसे ही बना दिए गए हैं, है ना. सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया इसका सिग्निफिकेंस को. फॉर इंस्टेंस बात करें अगर, तो इन स्टेट ऑफ केरला वर्सेस दी एनएम थॉमसन वाला जो केस था, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमसन वाला केस 1976 का, इसमें क्या हुआ, the court emphasized the importance of the directive principles in interpreting the constitution and formulating policies. ओके, सो ये हो गया जुडिशियल रिकॉग्नाइजेशन के बाद. उसके बाद अब बात करते हैं अबाउट द लिमिटेशन एंड चैलेंजेस. क्या क्या लिमिटेशन है भाई,
देखो क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, भटकना नहीं रास्ते से। ऑल्दो द प्रिंसिपल्स आउटलाइन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी लीगली एनफोर्स, द स्टेट हैज गिवन ड्यू रेस्पेक्ट इन दिस पार्ट वाइल मेकिंग पॉलिसीज एंड लॉस। तो हमने बात की कैसे नियम बनाए जाते हैं इसके हिसाब से, हमने बात की कैसे इसको जुडिशियल रिकॉग्नाइजेशन भी मिला है, क्योंकि क्रिटिकली एनालाइज बोलना है तो हर पहलू इसके देखने हैं भाई, है ना, हर पहलू। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब मेरा होता है हर पहलू। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट लिमिटेशन क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। पहला तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, है ना। Okay, financial constraint often hinder the state ability to allocate adequate resource for their realization. फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से स्टेट इसको ज़्यादा इन्फोर्स नहीं कर पाते यार। और दूसरा है पॉलिटिकल प्रायोरिटीज कुछ और होती हैं। ओके, कुछ सेलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, है ना, कुछ चीज़ों को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। और क्या है भाई, लैक ऑफ अवेयरनेस, एंड लीगल लिटरेसी। Okay, so lack of awareness and legal literacy among citizen may lead to their ability to demand accountability। उतना डिमांड नहीं करते भाई, जान नहीं रहे हैं कि भाई स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर हमारे पास फ्री लीगल एड के बारे में मेंशन है, लोग फ्री लीगल एड के बारे में जान नहीं, तो डिमांड कैसे करेंगे। तो ये भी एक लिमिटेशन है हमारे पास। तो कंक्लूड क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट माय व्यू, while the directive principles are not legally enforced, the state has demonstrated respect for them while formulating policies and laws। मतलब मेरा व्यू नहीं है, मतलब ये अच्छा कंक्लूजन है। मतलब हालांकि माना कि ये नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल है, बट स्टेट ने इसको ध्यान दिया है भाई, जब उसने नियम बनाए हैं तब। तो ये हो गया पार्ट 3, जहाँ पे हमने बात की क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक की। नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस।